हेलो गाइस, लोग अभी मेंस की तैयारी में लगे हुए होंगे एंड मैं आप लोगों के साथ अपने IBPS PO मेंस की स्ट्रेटजी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने 2021 में IBPS PO क्लियर किया था और अभी मैं बैंक ऑफ इंडिया में एज अ असिस्टेंट मैनेजर वर्क कर रही हूँ एंड अभी मैं और भी रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम्स की तैयारी करती रहती हूँ, तो मेरी स्टडीज़ अभी भी कंटिन्यू है। तो आई थिंक आई एम इन अ गुड पोजीशन टू हेल्प यू ऑल गाइस। सबसे पहले देखें तो IBPS PO प्री एंड मेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस करंट अफेयर्स का आता है। तो करंट अफेयर्स पे अभी आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो प्री के लिए आई थिंक आपने नहीं पढ़ा होगा। जब से आप प्री की तैयारी कर रहे होगे, एडमिट कार्ड आया होगा, तो अभी आपका टाइम, जितना भी टाइम है, आपको करंट अफेयर्स को देना पड़ेगा। आपको वैसे 6 मंथ्स आइडियली कहे जाते हैं कि आपको 6 मंथ्स का सारा डेटा एंड इंफॉर्मेशंस वगैरह कलेक्ट करना है, मगअप करना है। बट आई सजेस्ट यू ऑल कि अगर आप 6 मंथ्स का नहीं कर पाते हैं, बिकॉज बहुत कम टाइम होता है और यहाँ पे ये नहीं है कि आप सिर्फ एक बार पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवाइज करना, क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, इतना सारा डाटा है कि अगर आपने एक बार पढ़ा, आपके माइंड में सब कुछ जाके मिक्स होने वाला है। तो यहाँ पे रिवाइज 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 का पॉलिसी है, आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। तो आई सजेस्ट यू कि आप 3 से 4 महीने का एटलीस्ट जितना भी डेटा है वो सब कुछ करके जाओ। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, बजट और जो रिलेटेड रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, वो सब कुछ आप अपना प्रिपेयर करके जाओ। और सबसे ज़रूरी, बहुत सारा रिवीजन चाहिए, ठीक है। जब तक आपको मतलब डेटा याद ना हो जाए, मगअप ना हो जाए, तब तक आपको बार बार उसे रिपीट करना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए। नहीं तो हम लोग ना जब एग्जाम में बैठते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या था और ये क्या था। कई बार हम कंफ्यूजन में गलत आंसर मार्क करके आ जाते हैं एंड नेगेटिव मार्किंग तो अपना खेल खेली जाती है। इसके अलावा देखो, प्री और मेंस जो है कि सिलेबस बाकी सब्जेक्ट्स का तो सेम ही है, बस डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो सबसे ज़रूरी अभी वही लोग मेंस क्लियर कर पाएंगे, दैट इज़ द हार्श रियलिटी, जिन्होंने तैयारी पहले से शुरू कर दी होगी। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में जो मैंने वीडियो बनाई है पहले, उसमें भी यही शेयर करा था कि अगर आप अलग से प्री और अलग से मेंस की तैयारी करोगे ना, तो IBPS PO या कोई भी बैंकिंग एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन तैयारी शुरू करते हो, आपको दोनों को साथ लेके चलना होता है कि अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस कर रही हूँ तो मुझे उसके प्री प्लस मेंस के क्वेश्चन, दोनों तरह के क्वेश्चन मुझे साथ में सॉल्व कर रहे हैं। तो आती आपके पास प्री और मेंस में बहुत कम टाइम होता है, आप अपने टाइम में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे ना। तो आपको पहले से तैयारी रखनी है, सिलेबस वही है, ट्रिक्स वही है, चैप्टर्स वही है, बस डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाना है। तो मैं क्या करती थी, मैंने ऑलरेडी पहले से बेसिक्स मेरे क्लियर थे। तो मैं सुबह उठ के पहले मैंने प्रैक्टिस मॉक सीरीज़ ले रखा था, तो मैं पहले एक मॉक देती थी। एंड प्रैक्टिस मॉक का मॉक सीरीज अच्छे हैं, मतलब बहुत टू डिफिकल्ट वाले लेवल पे भी नहीं है और टू इजी वाले लेवल पे भी नहीं है। उसमें आपको मॉडरेट मॉक्स भी मिलेंगे, डिफिकल्ट मॉक्स भी मिलेंगे। तो आपको एग्जाम लेवल वाला मॉक सीरीज मिलेगा। तो मैं प्रैक्टिस मॉक से मॉक देती थी पहले, उसमें मुझे 2.5 से 3 घंटा तो उसी में लग जाता था मॉक देने में। उसके बाद मॉक देने के बाद मैं रेस्ट लेती थी एंड फिर मैं करंट अफेयर्स प्रिपेयर करती थी। करंट अफेयर्स करने के बाद थोड़ी देर अपना रेस्ट लेने के बाद फिर मैं रात में उसी मॉक को एनालाइज करती थी, उसी मॉक के क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी कि मेरी कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं। अब इसी से मेरा, क्योंकि अभी देखो टॉपिक वही है और मैं इस टाइम पे नया टॉपिक कोई भी स्टार्ट भी नहीं कर सकती, तो ज़रूरी है कि हमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब जब आप रोज़ मॉक्स दोगे तो आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए कि आप वहाँ एग्ज़ाम डे पे कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम दे पाओगे। दूसरा सबसे ज़रूरी होता है मेंस के एग्जामिनेशन में चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ राइट क्वेश्चंस, बिकॉज वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं पेपर में जिसकी वजह से आप लोग फंस जाओ। जैसे वो कोई ऐसा पजल डाल देंगे जो देखने में आपको इजी लगेगा, आप कहोगे मैं तो ये कर लूँगा या कर लूँगी, बट जब आप करोगे ना तो वो फिर नहीं होगा एंड आप उसमें फंस के रह जाओगे। तो वहाँ पे ईगो इशू नहीं बनाना है। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो तो आपको आगे बढ़ना है और नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ये ज़रूरी है। अगर आप फंस के रह गए तो आप कभी क्लियर नहीं कर पाओगे कट ऑफ। सेकेंड थिंग, आपको शुरू पेपर जैसे ही स्टार्ट होगा सीधा क्वेश्चन करने नहीं लगना है।
सबसे पहले आपको पूरा सेक्शन एनालाइज करना है, कौन से क्वेश्चंस इजी हैं, कौन से क्वेश्चंस डिफिकल्टी हैं, और आपने मार्क करके रख लो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, पहले उन पे फोकस करो। कई बार होता है वो स्टार्टिंग में ना बहुत हार्ड क्वेश्चंस होते हैं और लास्ट में इजी क्वेश्चन। कई बार ऐसा भी हुआ है कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, मतलब वो 2-3 दे दिए, उसमें से 1, 2, 3 करके 3 ऑप्शन दे दिए, फिर चूज करो, मतलब कॉम्बिनेशन था, बट वो इजीली हो सकता था, डुएबल था। लेकिन कई बच्चे वहां तक पहुंच ही नहीं पाए होंगे क्योंकि वो स्टार्टिंग से चलते हुए आ रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सही क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना ज़रूरी है अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग भी है और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके अलावा बाकी आपको इंग्लिश के लिए मैं एडिटोरियल्स नहीं छोड़ना है, उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से करना है। बीइंग प्री के अंदर हमारा 1 या 2 पैसेज आता है, वो भी छोटा सा आता है। आप मेंस का पेपर देखोगे ना, पूरा पैसेज से ही भरा होता है, और वो पैसेज जो होते हैं ना वो बहुत ही लेंथी पैसेज होते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव भी है आपके पास, तो जो आप एडिटोरियल्स करते हो वो आपको डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करता है। डिस्क्रिप्टिव के लिए जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं वो आप लिस्ट बना सकते हो, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड भी कर दूंगी। तो उनकी प्रैक्टिस आपको करती रहना है, और एडिटोरियल पढ़ने से आपको डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प मिलेगी और जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो आपका शेड्यूल इस हिसाब से होना चाहिए कि आपको मॉक देना है, मॉक एनालाइज करना है, करंट अफेयर्स करने हैं, एडिटोरियल करना है। अब इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपने वो टॉपिक्स, जिस टॉपिक्स में आप बार बार फंस रहे हो ना, उन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स के बारे में बता देती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी थी मेरी जर्नी में, तो क्वांट के लिए मैं स्टडीफाइड की हेल्प लेती थी, आशीष अरोड़ा सर की। उनकी चेकलिस्ट थी और उनका शुरू से ही उनकी जो भी चेकलिस्ट आती थी, प्री हो मेंस हो, मैंने उनको थोड़ी फॉलो करा था, एंड उनकी चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरे सिलेक्शन में। तो आई सजेस्ट यू टू गो टू हिज चैनल एंड सी हिज वीडियोस। उनका कंटेंट बहुत क्वालिटी कंटेंट होता है, वो मेंस के हिसाब से ही बनाते हैं। और इसके अलावा आप रीजनिंग के लिए पुनीत सर की वीडियोस देख सकते हो और अंकुश लांबा सर की वीडियोस देख सकते हो। पुनीत सर बहुत अच्छी ट्रिक्स शेयर करते हैं आप हर टॉपिक से रिलेटेड, जो आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप बड़े बड़े पजल्स वगैरह सॉल्व करोगे। इंग्लिश के लिए मैंने कोई अलग से टीचर वगैरह नहीं लिया था। करंट अफेयर्स के लिए भी मैं कोई अलग से टीचर को फॉलो नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी मंथली करंट मैगजीन्स मिल जाएगी। उस टाइम मैंने अड्डा का आता था आपका हिंदू वाला, वो यूज़ करा था, प्लस इसके साथ साथ मैंने अफेयर्स क्लाउड यूज़ करा था। ये दोनों का कॉम्बिनेशन रखा था, बिकॉज 2 सोर्सेज से कई बार होता है ना कि एक सोर्स में नहीं दे रखा है डेटा तो दूसरे सोर्स में दे रखा होता था, दोनों सोर्सेज का मैंने यूज़ किया था। और इसके अलावा मैं आप लोगों को कहूँगी कि अभी आप लोगों को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, टाइम कम है, जो टाइम है आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। हैव योर प्रॉपर मील्स, हैव योर प्रॉपर स्लीप, एंड ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में लगे रहना, डू समथिंग फिजिकल एंड एक्टिव रहना भी है। जैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक पे जा सकते हो, ताकि पूरे टाइम जब आप पढ़ते रहते हो ना तभी आपका माइंड जो होता है वो स्टक हो जाता है, मतलब फिर वो उसे समझ नहीं आता है कि आपको क्या करना है। तो फिर आप उस टाइम के लिए मतलब ऐसे कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़, वॉक पे जा सकते हो, थोड़ा बाहर जा सकते हो, तो उससे आपको अच्छा फील होगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, कम टाइम बचा है, जो टाइम बचा है उसे अच्छे से यूटिलाइज करो एंड श्योरली आप लोगों का मेंस क्लियर होगा। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो kindly subscribe to my channel.